आय दूरी कैसे करनी है, तो उसी के बारे में बातें और चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम मैडम डॉक्टर परवीन लता जी का भी अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ उनके सुपुत्र इंजीनियर यशदेव जी का भी अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे के साथ आए डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डीन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, हेड विभिन्न विभागों के हेड और विभिन्न विभागों से आए हुए वैज्ञानिकों का, और साथ ही लाइन डिपार्टमेंट हमारे हिमाचल सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर एक और बात बताना चाहता हूँ। इस इलाके को आंच भोज कहा जाता है। जैसे ऐसे बहुत सारे इलाके जैसे सैनधार है, घाटीधार है, हरिपुरधार है, नौराधार है, ये है आंच भोज। इसमें 11 पंचायतें हैं और आंच भोज का मैं कोशिश की कि क्या इसका मतलब होता है कि जब पहले इस पहाड़ी इलाके के लोग हाटी समुदाय या ऊपर शिमला के नौ के लोग मार्केट के लिए आया करते थे, बाजार के लिए किया करते थे, नीचे सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, यमुनानगर, अम्बाला, तो इस रास्ते से होकर जाया करते थे। तो यहाँ के लोग जो भी बाहर से आगंतुक विजिटर्स ये सब चलते थे, तो उनके लिए यहाँ खास खाने का आयोजन, भोजन का आयोजन किया जाता था। मतलब आने जब विजिटर्स भोज में उनके खाने का प्रबंध करना, इस नाम से ये वैली जानी जाती है, ये एरिया जाना जाता है। सज्जनों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इस सिरमौर में लगभग पूरे 7 ब्लॉक हैं आज की डेट में। 259 यहाँ पंचायतें हैं और 968 गांव हैं। इन सभी के लिए कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कृषि की समस्या को नोट करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, पता लगाने के लिए, ताकि उसमें कुछ शोध हो और उस पर क्या समाधान हो, ये कार्य कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय का एक एक्सटेंशन यूनिट जो धौलाकुआं में स्थित है। ये 1983 से कार्यरत है जी, जिसमें 6 वैज्ञानिक के साथ कुल 16 का स्टाफ ये कार्य कर रहा है जी। इसमें हम जिला सिरमौर के लिए क्या कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी हो सकती है उपलब्ध पूरी दुनिया में, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको फिर आप तक पहुंचाने के लिए से पहले उसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के तरीके हैं, तो धौलाकुआं में जगह है, कहीं जगह भी करके टेस्ट करने के बाद अगर वो कहीं सूटेबल हो जाती है सिरमौर के इलाके के लिए, जिस इलाके के लिए, उसको हम आगे फैलाते हैं, तो आपको प्रदर्शन देते हैं हम। फिर कुछ चीजें ये समझाने से 13 हमने 2 दिवसीय लगाए, 9 हमने 4 दिवसीय लगाए और 2 हमने 6 दिवसीय लगाए। इसमें हम इन जो ये प्रशिक्षण देते हैं, जो कृषि के नए आयाम होते हैं, नए चीज जैसे प्राकृतिक खेती है, मशरूम पे है, कुछ पोल्ट्री पे है, पशुपालन पे है, और इन चीजों पे हमने ये सब सब्जियों पे ये सब ट्रेनिंग आपको दी हमने। इसमें लगभग 1700 किसानों को हमने ये प्रशिक्षण दिया है। और इस सत्र में हमने कुछ नए कार्य भी किए हैं, इनिशिएटिव। हम मशरूम, मैंने कहा कि हमने मशरूम के 6 ट्रेनिंग करवाई है। उनमें आप जानते हैं मशरूम 200 रुपए किलो बिकता है, 150 रुपए किलो बिकता है, 20,000 रुपए किलो बिकता है। ऐसे मशरूम भी है जिनकी कीमत 1 लाख रुपए किलो। हमने उसका भी 1-2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा। इसमें स्पेशलिस्ट हमारे पास आज बीच में भी बैठे हैं, मिस्टर दासरा जी, उनको सलाह की जाती है। कुछ मनोनीत किसान भी होते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय वाइस चांसलर जी ने, वाइस चांसलर बनते ही ये कहा कि ये किसानों के लिए मीटिंग होती है, किसानों की चर्चा करते हैं, किसानों की स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन एक हम दफ्तर में क्यों करें, किसानों के बीच में क्यों करें, किसानों के घर जाकर करें, किसानों के गाँव में करें। ये उसी का ही उदाहरण है कि आज हम ये मीटिंग कलाथा में कर रहे हैं, आपके बीच में कर रहे हैं, आपके घर में कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो ये एक नई पहल है जी। और आगे वाले आने में हम जानते हैं कि कलाथा को सिलेक्ट किए गए, कलाथा की पूरे सिरमौर की देखा जाए तो किस नींद से सिरमौर जाना जाता है। हम सब लोग बोलते जब भी सिरमौर की बात आती है तो इमीडिएटली साथ का नाम आता है अदरक।
अदरक जहाँ जाना जाता है सिरमौर अदरक के नाम से जाना जाता है, पूरे हिमाचल में जितना भी अदरक होता है उसका 70% इसी जिला से आता है। अदरक में भी हिंदुस्तान में बहुत अदरक होता है। एक और चीज इसका बाई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, उसका नाम है सौंठ, जिसका कीमत आप जानते हैं 50-60 हज़ार रुपया क्विंटल है। तो ये सौंठ अब जब यहाँ बिकती है तो वहाँ से ये हमें पता चला है कि यहाँ के जो सौंठ है वो उसकी बहुत डिमांड है, वो असली चीज़ है। तो अगला जो हमारा साल का, या अगर इसको कोई हमारे भाई साहब इससे बात करेंगे, स्पेशल उन्होंने ये सेलेक्ट इसीलिए किया करेंगे, इस पर बहुत चर्चा होगी। तो कह रहे हैं मतलब हमारे टारगेट है अगले साल के लिए कि इस इलाके को सौंठ का एक जीआई टैग पे हम शोध करें ताकि आपको मिल सके। तो वो एक टारगेट हमारे लिए। वैसे जो दाना बनाना है उसकी एक छोटा सा फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। 60% मक्की या कणक का दाना लें और उसके आप नोट कर रहे हैं जी सभी जिन जिनके पास बकरी हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो बकरी का बच्चा कम से कम 50 किलो का होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि क्या क्या खिलाना है बकरी के बच्चे को, या बकरों को भी खिला सकते हैं, बकरियों को भी खिला सकते हैं। इससे दूध भी बढ़ेगा और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो घर पे ये पशु आहार कैसे बनाना, क्योंकि ये चीजें बाजार में नहीं मिलती है। गाय की फीड तो मिल जाती है और बकरों की फीड बड़ी कम मिलती है। तो 60% इसमें आपने कनक या मक्की का दर्रा डालना है और 30 से 35% इसमें आपने खलें डालनी है। खलों में आपके मैंने देखा सोयाबीन है, यहाँ पे सोयाबीन की खल डाल सकते हैं, नहीं तो अगर खल भी मिलती है तो सोयाबीन भून के डाल सकते हैं। 30% सोयाबीन की खल या सोयाबीन भूनने से क्या होता है, उसमें एक अनावश्यक तत्व होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। उससे जानवरों की सेहत ठीक रहती है। अगर आप कच्चे सोयाबीन देंगे तो कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तो ये 90 हो गया। और इसमें चोकर तो मिलती है आपके पास, कणक की चोकर, तो 8 या 9% आप चोकर डाल सकते हैं। 8% चोकर, कणक की चोकर, और 1% नमक जो आम नमक होता है खाने वाला, और 1% खनिज मिश्रण। ये आप बना के रख लीजिए, खनिज मिश्रण, मिनरल मिश्रण, जिसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। अगर आपको बाजार में नहीं मिलता तो केबी के धौलाकुआं में ये उपलब्ध करवा सकते हैं। और ये बहुत ही कम रेट में बाजार में 250 रुपए किलो है, पर कृषि विज्ञान केंद्र में 80-85 रुपए। दूसरा बताया मैंने अस्थायी बांझपन। अस्थायी बांझपन जो है वो डॉक्टर के लेवल पर ठीक किया जा सकता है। तो इसमें हमने अपने घर के लेवल पर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमने इसमें जो जानवर आपका हीट में आता है उसकी डोरी चेक करनी है, उसकी तार चेक करनी है। उसकी तार जो है बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, जैसे कांच होता है या पानी होता है जिसका कोई रंग नहीं होता है, वैसी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई दूधियापन, लालपन, पीलापन या पस मिक्स होगी तो समझ लीजिए पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन है। उस अवस्था में आपका पशु जो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में या औषधालय में जाके उसको 3 दिन तक बच्चादानी में दवाई डलवानी है, ठीक है जी। दूसरी जो इसमें हमने ध्यान रखना है, पशु की हीट की ड्यूरेशन। नॉर्मली जो गाय है या भैंस है वो लगभग 1 दिन तक हीट में रहती है, पर अगर गाय 2 या 3 दिन तक हीट में रहेगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इस अवस्था में हमने अपने पशु को जो आज हीट में आएगा उसको अगले दिन सुबह एआई करवानी है, कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, और दूसरी उस शाम को जाके आपने दूसरी शाम को जाके दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। नॉर्मली जो गाय हीट में आती है, सुबह हीट में आए तो उसको शाम को एआई करवाइए अगर उसकी हीट 1 दिन की है। तीसरी जो इसमें ध्यान रखना है, गायें ज़्यादातर खून फेंकती हैं। तीसरे दिन जैसे हीट में आती हैं उससे दूसरे या तीसरे दिन खून फेंकती हैं। इस अवस्था में आपने बच्चानी की सफाई करवानी है, प्लस साथ में उसके गले में 3 दिन बाद एक हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। वो आपने अपने पशु औषधि या चिकित्सालय में जाके अपने डॉक्टर से हार्मोन का इंजेक्शन लगवाना है, उससे वो प्रेग्नेंट होता है। चौथी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, आपने एआई जो करवानी है वो ट्रेंड आदमी से करवानी है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो इंसेमिनेटर है या कृत्रिम गर्भाधान इंजेक्शन लगाने वाला मुश्किल आ सकती है, वो आपका ट्रेंड होना चाहिए। पोषण के लिए जो सबसे जरूरी बात, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में भी बताई, आपके स्थान आपके पास उतना होना चाहिए। एक मुर्गी को देसी मुर्गी पालन में कम से कम
2 से 3 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। तो यदि आपका टारगेट 200 मुर्गियां पालने का है तो जो आपका शेड है वो 400 से 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और एक जरूरी बात ये भी है कि मुर्गी पालन को स्टेप वाइज करें। आप 20 मुर्गी से स्टार्ट करें, फिर 40, फिर 50। और क्योंकि प्रश्न इनका पूरा विस्तार से है तो मैं आपको 2 जानकारी दे देता हूँ। एक तो आपका जो नाहर में हिप हैचरी है वहाँ पर आप 2-3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए जो मैं बोलूँगा। इसको हल्का पानी, सिंचाई नहीं करनी है, हल्का पानी देना, ताकि कोरा कोई ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा कोरा गिरता है, उस समय हम हल्की सिंचाई करें ताकि उसका असर है कम हो जाए। सवेरे के टाइम पे हम पानी देते हैं, हल्का सा छिड़काव कर दें और इस ढंग से हम कोरे का प्रभाव कम कर सकते हैं। गर्मी वाली जो फसल बच गई है, जो नवंबर में हल्दी है, अदरक है या कोई ऐसी फसल है, उसका जो है पत्ते उसके वो है मुरझा जाएंगे, वो जल जाएंगे, ये इसमें है। दूसरा था कि अदरक को जब काटें तो उसको सर्जिकल ब्लेड या चाकू से काटें। तो जब हम बीज के लिए बिजाई करते हैं तो उसका 30 ग्राम 40 ग्राम का जो कंद है, गठी है, उसको तोड़ लें और हाथ से ना तोड़ने के बजाय हम उसको चाकू से या ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, इनसे काट के फिर उपयुक्त आकार का फिर उसको हम उपचार करें दवाई से। और दवाई से डायथिन, वेवस्टिन 2 दवाइयाँ हैं, 2 ग्राम डायथिन, 1 ग्राम वेवस्टिन। इसके घोल में आधा घंटा कम से कम गठियों को काट के रखी हैं, उनको रखें। और कलाथे गांव के कुल देवता शिव गुणो महाराजो हाथ जोड़े डाला करूं। और हमारे कुलपति महोदय जी तथा सभी कलाथे के लोगों, नेड़े दौरे की पंचायतों, बायला बिलों के लोगों, हमारी माँ बोयनी का इसी कलाथा गांव के आंगनों दिल से स्वागत कारू और सभी का धन्यवाद कोरू जिन्हें कोठे कोणों का टाइम निकाला। माननीय कुलपति प्रोफेसर और जो कमला तोमर जी यहाँ के बीडीसी मेंबर हैं, हमारे शास्त्री जी का प्यार है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी आपकी समस्या है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा रिसर्च स्टेशन है, डॉक्टर पलियाल हैं, डॉक्टर धन, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, आप उनका पूरा फायदा उठाइए और यहाँ के बच्चों को पढ़ाइए। ये जयसिंह तोमर जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, इन्होंने तो रास्ता बनाया सर। यहाँ जब आना था तो ये मुझे बता रहे थे कि ये रास्ता ठीक हो, और रास्ता खुद लगे हुए थे, और इतना प्यार आप लोगों ने दिया, आपको सत सत प्रणाम। ये तो मैंने आपके स्वागत के लिए, लेकिन 2-3 बातें एज अनुसंधान निर्देशक मैं जरूर बोलूंगा। जैसे यहाँ आप डॉक्टर संख्यान ने कहा कि पोल्ट्री, पशुपालन, पल्सिस ग्रो करें। अभी हम पिछले कल अखरोट में थे, माननीय कुलपति जी ने दौरा किया, यहाँ मैं पीछे देख रहा था, आप लेंटिल मसर लगाते हैं, बड़े अच्छे हो सकते हैं, पल्से लगाइए। इसके अलावा दालें लगाइए। यहाँ की देखिए, आपने रोडू का रेड राइस देखा होगा, उनको 10 लाख रुपया इनाम मिला। तो माननीय कुलपति जी ने आज ही निर्देश दे दिए हैं और हमें कमेटी जो गठित हुई है, आपकी जो सुंड है उसका जीआई करवाएंगे। जीआई का मतलब ये होता है कि आपकी धरोहर है, वो आपकी ट्रेडिशनल फसलें हैं। सुंड का इतना फायदा है, ये हमारे कुलपति महोदय कई दिनों से कह रहे थे कि सुंड के एरिया में जाना है, सौंठ का एरिया, हम सुंड बोलते हैं कांगड़ा में, सौंठ के एरिया में जाना है। तो इसके लिए जीआई के लिए माननीय कुलपति जी ने निर्देश दिए हैं। और पानी का सदुपयोग कीजिए, पानी को हार्वेस्टिंग करिए। जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे देखिए कि पानी की क्या स्कीमें हैं, कैसे पॉलीलाइन टैंक बनाए जा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए और पानी को इसको कंजर्व करिए। और पानी इसके कई घटक हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम की खेती, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी,
इस बारे में भी, इनमें से आप ज़्यादा नहीं अपनी खेती तो करते रहे, पर इनमें से 1-2 घटक आप तैयार करें जिसको आप अडॉप्ट करें। जैसे आपने सब्जी भी उत्पादन करनी है, फल भी लगाते हैं, पहले से लगाते आए हैं, आज से नहीं, हम 30-40 साल पहले से हमारे पूर्वज जो फसल उत्पादन के साथ साथ फल भी लगाते रहते थे, ठीक है नहीं, तो वो तो आपने करना ही करना है। उसके साथ आपने पशुपालन या मुर्गी पालन या और भी मशरूम की खेती कर सकते हैं, उससे आपकी जो आमदनी है बढ़ेगी और उसमें साथ साथ पूरे साल भर आपको पैसा मिलता रहेगा। एक तो ये है। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें फसल विविधीकरण के लिए भी जाना चाहिए। हम जो जैसे अनाज वाली फसलें लगाते हैं, उसके साथ साथ हमें सब्जियां, फल ये भी लगाते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी खेती में दलहनी और तिलहनी फसलों को भी लगाना चाहिए, उससे कि जिससे कि हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जो हमारे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो एक तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक एकीकृत कृषि प्रणाली, खेती के साथ साथ आप पशुपालन, मुर्गी पालन। दूसरा आपने अपनी फसलों में जो है दलहनी और तिलहनी फसलों को भी लगाना है। तीसरा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पानी की समस्या है, हम यहाँ लगभग 1100 से 1200 मिलीमीटर पानी होता है और उसमें से 80% पानी 800 से 900 मिलीमीटर पानी हम बरसात के मौसम में हमें प्राप्त होती है, यानी कि 15 जून से 15 सितंबर तक। परंतु जब हमने सोइंग करनी होती है, गेहूं की फसल की सोइंग करनी होती है अक्टूबर नवंबर में, तो हमारे पास पानी नहीं है, तो हम वेट करते हैं अभी भगवान जी ऊपर से बारिश होगी तब हम अपनी गेहूं की फसल या और जो है गोभी सरसों या सरसों की फसल लगाएंगे। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने जो हिमाचल जो हमारे कृषि विभाग ने पॉलीलाइन टैंक के लिए भी सब्सिडी वो देते हैं, तो आप जो वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, जो हमारा एक्सेस पानी है उसको हम स्टोर करें ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें और समय पर हम फसल लगा सकें। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें हम साल में करते रहते हैं और किसानों से मिलकर करते हैं। डीसी साहब, और वो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आपने इस सभा के लिए जो हमारी पंचायत चुनी और कलाथा गांव चुना, उसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपको तो पूरा हिमाचल देखना है। हिमाचल में बहुत से गांव हैं, पर आपकी नज़र हमारे गांव पे पड़ी, इसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। चौधरी साहब, हमारी जो मेन समस्या है सौंठ जो है, जिसके लिए आप लोगों ने समय निकाला, आपको दिखाई भी है। तो सर, किलौर एक ऐसी जगह है जिसमें कलाथा और बढ़ाना सभी गांव के लोग किलौर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये कलाथा गांव है यहाँ के लोग भी किलौर में रहते हैं, और किलौर में ही सबसे ज़्यादा सौंठ बनती है। किलौर की सौंठ सर, अगर हम यहाँ जो कलाथा गांव है या बढ़ाना गांव है, पातपुर गांव बेलदार है, अगर हम यहाँ की सौंठ बनाएंगे नहीं बनती। अगर इसी अदरक को हम किलौर में लगा के इसकी सौंठ बनाएं तो आपने सब दिखाई भी हमने आपको है, आपने बड़े ढंग से इस चीज़ को देखा है। क्योंकि इतने बड़े पद पे होने के बाद भी जब आप हमारे सौंठ देखने बैठे जमीन स्तर पे, तो दिल गदगद हो गया, लगा कि नहीं, कोई आम आदमी किसान हमसे जुड़ रहा है। चौधरी साहब, अब हम आपका किस दिल से धन्यवाद करें कि इस सौंठ के लिए आपने जो कार्यक्रम बनाया, शब्द भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी समस्या है। और जो चौधरी साहब, जो सौंठ है बनाने के लिए तो बन जाती है, देखिए आपने बना दी है, अब रोना आता सर बेचने का। जब हम मार्केट में जाते ना
तो लाला लोग मुंह फेरते हैं जब उनका स्टॉक पूरा हो जाता है। बनाना आसान है, बना के बेचना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, किसी चीज को जब बना लेते हैं, बना के जब मार्केट में बेचते हैं। अभी सर 10-15 दिन पहले एक हमारे किसान ने, धर्मेंद्र भाई बैठे होंगे शायद यहाँ, इन्होंने सोन बेची, शायद 20-21 हज़ार बेची, 20 हज़ार बेची। और सर आज की डेट में अगर हम विकास अगर सौंठ लेके जाते हैं तो उसी सौंठ को 15-16 हज़ार के लगभग लेंगे, क्योंकि खरीदवार नहीं है। जो हमारी नज़दीक मार्केट है उसमें खरीदवार नहीं है सर। और सौंठ हमारी 100-150 मन के लगभग अभी किलोर में बन रही है, पर उसको बेचने की बहुत बड़ी समस्या है। सर आपसे एक ही विनती है कि इसको जो जीआई का है उसमें आप करवाइए। आपसे हमारी सभी गांव वालों की आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक ऐसे स्तर पर लाइए ताकि हम भी किसान हो के हमारा भी लगे कि हमारी सौंठ का जो सौंठ है उसका हमें उचित मूल्य मिल सके, उचित हम उसका कई खरीदार अच्छे मिल सके, अगर घर से लेते हैं तो वहाँ से बेच सके, अच्छे दाम मिल सके, क्योंकि तभी हम किसान तभी उठ पाएगा जब उसके पास कैश क्रॉप्स का साधन होगा। बाकी अभी आपको एक प्रकार से हमारा छोटा हिमाचल बन गया है आज। ये कोई कम बात नहीं है कि कलाता जैसे गांव में हिमाचल के टॉप के कृषि साइंटिस्ट और टॉप के वाइस चांसलर और हर विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ है, तो ये कोई कम बात नहीं है। ये माध्यम चाहे रघुवीर तोमर जी रहे हों, देवराज नेगी जी रहे हों, या कमला तोमर जी रही हों, या खुद वीसी साहब रहे हों, लेकिन हमारे लिए ऐसे अवसर को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इतना ही नहीं, जहाँ हमारे बीच में रामबल चौहान जी जैसे वरिष्ठ किसान बैठे जिन्होंने अपने खेतों में बड़ा एक ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं, वहाँ पर युवा आपके बीच में अगर कभी इनसे कार्यक्रम से पहले अगर बातचीत हुई होगी, अर्जुन अत्री और कपिल शर्मा जैसे युवा किसान बैठे हैं जिन्होंने अपने आप एक ऐसे मॉडल तैयार किए हैं खेती और बगीचे के। तो इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय डॉक्टर चौधरी, हमारे जो ऐसे लोकप्रिय कुलपति हैं जिनसे पहले ही मुलाकात में मैं भी इतना आकर्षित रहा इनके विचारों से और इनकी भावनाओं से। विचार तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप 2-4 बातें पढ़ लीजिए अच्छे विचार बन जाते हैं, लेकिन जो भावना होता है, वो भावना से भावना का जो जुड़ाव है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो आदरणीय वीसी साहब यहाँ प्रसार और अनुसंधान निदेशक भी विश्वविद्यालय के हमारे बीच में हैं, केवीके के इंचार्ज डॉक्टर पलियाल भी हमारे बीच में हैं, और यहाँ के प्रधान देवराज नेगी जो एरिया है कपूरथला जाखने का कम से कम 30-32 हज़ार पौधे सेब के स्पर वेराइटी के लग चुके हैं, और आने वाले समय में तो इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो ये इस एरिया में भी हमें करना पड़ेगा। तभी हम यहाँ गांव के देखो फैक्ट्री, हमारे लड़के क्या करते हैं, फैक्ट्री में 10-12 हज़ार के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद में इसलिए कह रहा हूँ, वो तो इनकम रही है, पर हमारी आदत इतनी बिगड़ जाती है कि हमें खेत में जाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर यही होता है कि फैक्ट्री में अगर जिस दिन छुट्टी है उस दिन घर में ही बैठे रहो, लेकिन खेत की तरफ नहीं जाना। जब तक हम अपने हाथ मिट्टी में नहीं सनेंगे, मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हमारी धरती बोलने के लिए कि सोना उगलती है, सोना तभी उगलेगी जब उंगलियां मिट्टी में गाड़ेंगे। यहाँ तक हाथ गोबर में भी सने होने चाहिए, मिट्टी में भी सने होने चाहिए, तब जाके हमें परिणाम मिलेगा। रही बात सौंठ की, सौंठ में मुझे विस्तार से इसलिए नहीं कहना कि वीसी साहब ने इसको इतना अडॉप्ट कर लिया इस विषय को, ये खुद ही इसके बारे में विस्तार से बोलेंगे। हम पिछले लगभग 8-10 सालों से, बहन जी थोड़ा 2 मिनट जरा आप इधर ध्यान दें, उसके बाद फिर हमने आपकी बातें सुनी है। 8-10 सालों से हम सौंठ के ऊपर ध्यान दे रहे थे, विश्वविद्यालय के साथ हमने बार-बार उठाई, तो बात थोड़ी गंभीरता से थोड़े समय के लिए होती थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर रुक जाती थी। पिछले बार डॉक्टर साहब से जब मुलाकात हुई पहली बैठक में, सैक की पहली बैठक में, तो इन्होंने वो चैलेंज लिया कि मैं ये करवा के छोड़ूंगा, और अगर हमारा जीआई हो जाता है, आप किलोर की बात मत करें, किलोर से हमारी सौंठ शुरू होती है, ऊपर चलिए माशू, चियोक, कांडो, शर्ली
और आगे बेला, बशवा, ये मोराड़, मशवाड़ वगैरह, ये पूरी बेल्ट हमारी डॉक्टर साहब टॉस के नदी के जो किनारे रही, ये पूरी सौंठ की बेल्ट है। तो हमें समस्या ये आ रही है, जैसे अभी देवराज ने कहा कि बारिश का पानी को विकास न करने के लिए मात्र एक रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा उसको कैसे आगे सदुपयोग करें। कुछ मॉडल केवीके के माध्यम से कुछ एरिया में कृषि विभाग, बागवानी विभाग भी उसमें सहयोग करें, तो कुछ मॉडल एरिया में ऐसे हों, क्योंकि हमारे लोग देखा देखी में हम ज्यादा पकड़ते हैं बात कि हाँ, मैंने कलाता में देखा था, उन्होंने बारिश के पानी को इस तरह इकट्ठा किया हुआ है, इस तरह खेत में पहुंचाया, इस ढंग से फिर आगे सिंचाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ मॉडल हमारे एरिया में स्थापित हो जाते हैं तो उसका असर ये होगा कि हमारे को शायद सिंचाई के लिए भी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है, बरसात में हो रही है, सर्दियों में हो रही है, कभी इतनी मोटी बारिश हो जाती है कि अगर हम उस पानी को इकट्ठा करते हैं तो गांव के नीचे की जो हमारी जमीन है या जो कैचमेंट बोलते हैं उसको भी, जो पहाड़ों के खाड़े और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में करवाने की पहल की। मैं आशा करती हूँ कि इस सेमिनार से लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, जागरूकता आएगी व नई सोच और तकनीकी से कृषि बंजर होने से बच जाएगी और पहाड़ से लोगों का पलायन भी रुक जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और भविष्य में अमल भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अब हम विराम देती हूँ। धन्यवाद। कह सकते हैं कि हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। तो अब हमारे बीच में जो हमने मोमेंटोस रखे हैं, हमारे कुछ ऐसे किसान आए हैं, कृषि दूत आए हैं, ठीक है जी, उन्नत किसान आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। अच्छा बीज दो, लेकिन मैं इससे थोड़ा भिन्न हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या डॉक्टर साहब ने ऐसी क्या बात करनी है जो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक नॉर्मल बात है कि खेत में बीज अच्छा होना चाहिए, खाद होनी चाहिए, उसमें जो है जानवर होने चाहिए, लेकिन उन जानवरों को पालने के लिए और उन क्रियाओं को करने के लिए जो खेत में आप काम करते हैं उसको करने के लिए आपके पास कोई अच्छा साधन नहीं है। या अभी मैं देख रहा था ड्रोन चला रहे थे। अब आज का बच्चा तो ड्रोन चलाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि खेत में हम फावड़ा लेके कुदाली से लेके काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में एक जरूरत है कृषि शिक्षा की। उसमें मैं एक और कहना चाहूंगा कि कृषि शिक्षा में एक इंजीनियरिंग भी होती है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और उस पर भी आपको जाना चाहिए। बच्चा खेत को छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये मेरी एक आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने जो है आने वाले पीढ़ियों को, उनको ये प्रेरित करें कि कृषि शिक्षा की तरफ जुड़े, तभी ये हमारे प्रदेश का कल्याण होगा, जिसमें समग्र विकास हो और हम मॉडल कर सकें, उसको ले जा सकें, यहाँ वालों को ले जा सकें। ये देखो हमने यहाँ ये किया है। यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कर सकती है, आपके पास सब तरह के विषय विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर जो भी संभावनाएं होती है वो केरला की तरह से इतना हरा भरा रहे कि भाई चाहे पशुपालन है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, और चाहे सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं तो उसको रोल मॉडल बनाया जाए। चौथी बात, स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम जैसे तो अक्षम भी हो गए, नहीं जा सकते, लेकिन नौजवानों के दिलों में बहुत वो है। यूनिवर्सिटी कम से कम ऐसे टूर भी कराएं, देश विदेश के भी कराएं, जिससे वहां से जागृत किसान यहाँ आकर के अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अब तो हमारे पास ये बेटियां इतनी सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं कि वो कर सकती हैं।
गुजरात के बहुत सारे मॉडल सिर्फ उस पर ही आते हैं, सुना है हमने, लेकिन वहाँ देखा नहीं है। तो जाना चाहते हैं तो आप सक्षम हैं, तो कुछ लोग देवदूत के रूप में मान रहे हैं इन्होंने यहाँ हमें टाइम दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये जो शिक्षा देंगे और इसको जरूर ग्रहण करें और इस पर अमल करें और उस पर कार्य करना शुरू करें। मैं मानता हूँ कि इस एरिया में सेब भी हो सकता है, आड़ू, कलम और बादाम भी हो सकता है, अगर हमारे विशेषज्ञ आकर देखें क्लाइमेट के अनुसार कहाँ क्या हो सकता है। और जो सौंठ के लिए टैक्स मार्क की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। सौंठ हमारे प्रधान जी का कहना है कि ये किलोड़ में हो सकती है, मतलब जहाँ सिंचाई वाला एरिया है, सिंचित एरिया होगा, तो इनका कहना बहुत अच्छा है। अब सिंचाई का प्रबंध यहाँ भी हो रहा है, तो सौंठ यहाँ की भी बन सकती है और ऊपर के एरिया में जहाँ भी रामभज चौहान जी ने कहा है उधर भी सौंठ हो रही है। तो इसके लिए साहब जब आप कर ही रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। साथ में मैं कहता हूँ कि हमारे एरिया में जितने भी बागवानी के लिए मेहनत की जाए तो विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कराया जाए और इसकी सर्च किया जाए कि इस कौन से क्लाइमेट पे होना है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि इस एरिया में कोई ऑर्गेनिक लैब भी स्थापित की जाए, जिससे हम ऑर्गेनिक टेस्ट कराकर अपनी अनाज का और हम डबल रेट पे उनको बेच सके। क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून में ऑर्गेनिक लैब है और पिथौरागढ़ आदि जो अभी राज्य अलग बना है, वहाँ भी इतनी टेक्नोलॉजी आई है, वहाँ कोल्ड स्टोर खोले गए हैं ताकि जो फसल अभी नहीं बिक रही है और हम कुछ समय बाद उसको बेच सके, उसके लिए अपने कोल्ड स्टोर बनाए जाए। कि आप आगे सजेस्ट कर सकते हैं सर। ऐसे उत्पाद होने चाहिए जिसके कारण वो जानी जाए। अब जैसे यहाँ की बात आई, सोन की बात आई, सुन की बात, स्ट्रॉबेरी की बात आई, इसी तरह से जब हम बिलासपुर में जाते हैं तो वहाँ के गन्ने के बारे में बात आई, वहाँ के मांस, राजमांस के बारे में बात आई, और इस तरह कुल्लू और कुछ दूसरे जब जिलों में हम गए तो कहने का भाव ये, अब दो ही कारण हो सकते थे कि जब हम आपसे वार्तालाप करें तो इसको आय को ऊपर हम लेकर के जाएं। इसलिए यह प्रण किया गया कि पूरी टीम, चाहे वो 20 से 25 लोग जो विशेषज्ञ हैं, कितना भी दूर जाना पड़े, कुलपति जी के नेतृत्व में वो आपके पास आएंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुन करके हमारा भी इसमें जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है, हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है। एक नंबर 2, आपके उस एरिया में कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम जीआई टैग ले जाएं, क्योंकि एक बात तो तय है कि जब जीआई टैग मिलेगा तो कीमत दुगनी है। मैं पिछले दिनों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछले दिनों हमारे पास रोडू से कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जब से रोडू के रेड राइस को हमारा नेशनल प्राइज मिला तब से उसकी कीमत 700 रुपए केजी हो गई और अब वो चाह रही है कि उसको 1200 रुपए केजी तक लेके जाए। आप विदेशों में जाइए, पता लगता है कि साहब ये कहाँ का, ये साहब ये स्कॉटिश है, ये कहाँ का, ये अमेरिकन है, ब्रांड ही तो है। अगर आप इस सोन को अभी प्राइस नहीं मिल रहा है, कुछ और हिम्मत करते हैं, जब जीआई टैग मिलेगा इसका ब्रांड और मिलेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम जो ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों को ये तो पता लगे कि कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ कृषि में शिक्षा दी जाती है, वहाँ पशुपालन और पशु चिकित्सा के बारे में शिक्षा दी जाती है, वहाँ गृह विज्ञान के बारे में चिकित्सा दी जाती है। तो क्या आप अपने बच्चों को भी वहाँ भेजना चाहेंगे ताकि उनकी और उनका ज्ञान बढ़े? और चौथी एक और जो महत्वपूर्ण बात ये रहती है वो ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं भी गाँव से आता हूँ, कि गाँव में कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत बड़ा ज्ञान है कई चीजों के बारे में। एलोपैथी शिक्षा तो अब आई, पहले भी तो आप अपने कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में कुछ दवाइयाँ जानते थे, उनसे इलाज करते थे, तो क्या वो आप हमसे बांट सकते हैं? वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरा ये, आज तो हम भले ही बैठ के यहाँ, वैसे तो हम नीचे बैठते हैं उसमें, ताकि आप ये समझें कि हम और आप एक हैं, कोई अलग नहीं है।
टाइम लगाने से कोई अलग नहीं हो जाता, आपकी समस्या और हमारी समस्या एक है। इसलिए हमने गांव की ओर चलना शुरू किया और पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 साल से हम थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल करके वहां पे जा रहे हैं। और एक बात मैं आपसे ये जरूर करना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक कृषि ग्रुप भी कह रहे थे, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम आए, आप भी आए, हमने वार्तालाप किया और उसके बाद में चाय पी खाना भी चला गया, ये वैसे ही है। हम खाना खाते हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन खाना कितना पचता है, कितना पचाते हैं, वो और महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि कितना वो पाचन खाना अंदर खून में मिला, कितनी शक्ति हमें वो देगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो कुछ हमने आपस में बातचीत की उसको क्या हम धरातल पे उतार पाए या नहीं, और अगर नहीं भी उतार पाए, कुछ समस्या आ रही है तो क्यों ना फिर से वार्तालाप किया जाए। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपका और हमारा साथ, आपका और हमारा विश्वास, और आपका और हमारा प्रयास, और आपका और हमारा साहस, आपका और हमारा दोनों का विकास करेगा, प्रदेश का विकास करेगा और देश का विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। आखिरी गांव में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यहाँ के सभी देवी देवताओं, यहाँ से लेकर मां रेणुका तक नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ता हूं। हमारे, जैसे मैंने कहा कि मन में ये भाव कैसे पैदा हुआ कि हम हिमाचल प्रदेश के हर आखिरी गांव तक पहुंचे। ये भाव हमारे अंदर किस तरह से कौंधा, किस तरह से हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय आज इस शक्ति को दोहन करने में लगा, जो कई वर्षों से ये संभव नहीं हो सका। आपके आखिरी गांव में, जैसे आप मेरे मित्रों ने यहाँ पर कहा कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई यहाँ पर नहीं आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मेरी एक चर्चा हुई। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हमारे किसानों को जागृत किस तरह से कर सकते हो, हमारे किसानों को किस तरह से ये ज्योति जला सकते हो, किस तरह से ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हो कि एक बदलाव हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा हो, एक क्रांतिकारी आपका कदम हो। ये वो रास्ता है, ये वो राह है जिस राह को लेकर के हम पूरे विश्वविद्यालय के साथ उठ करके आज हिमाचल प्रदेश के आखिरी गांव में पहुंचे हैं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश, उनका आशीर्वाद और हिमाचल सरकार की उस ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के ये विभूतियों को लेकर के हमारे लाइन डिपार्टमेंट, हमारे सहयोगी विभागों को साथ लेकर के आज मैं यहाँ पर आपके इस मंदिर में पहुंचा हूँ। मुझे अंतर्मन से बहुत खुशी है और एक चीज का बहुत दुख हुआ कि यहाँ से, ऐसे मंदिर से और ऐसी सक्षम जगह से, ऐसी देवभूमि से क्या लोग पलायन कर सकते हैं? क्या इस ऐसे सुंदर गांव को, ऐसी सुंदर धरती को, ऐसी देवभूमि को भी लोग यहाँ से छोड़ करके जो है दूसरी जगह पर जा सकते हैं? मैं कई वर्षों तक विदेशों में रहा, 20 देशों की यात्रा मैंने की, कई वर्षों वहां पर रहा। मुझे वहां रोका भी गया कि आप यहाँ भारतवर्ष को छोड़ो और यहाँ पर हमारे साथ इंग्लैंड में रहो, जापान में रहो, हमारे साथ कार्य करो। मगर भारतवर्ष की वो मिट्टी, मेरे वतन की वो मिट्टी मुझे वहां से विदेशों से खींच करके यहाँ पर लेकर आई और आज हिमाचल सरकार ने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी कि अगर उस ताकत को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हो तो किस तरह से अलग जगा सकते हो, किस तरह से हमारे किसान को जागृत कर सकते हो, कौन सा रास्ता तुम्हारे पास है, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास है।
एक बदलाव कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर ला सकते हो, उस बदलाव को लाने के लिए आज आप सबके आशीर्वाद से हमारा पूरा विश्वविद्यालय और हमारा लाइन डिपार्टमेंट सारे आज यहाँ पहुंचे। मैं अपने मित्रों रघुवीर तोमर जी जो एसआई हैं, हमारे माननीय कुलाधिपति और माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के सिक्योरिटी में शामिल हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई। जब जिला सिरमौर का नाम आता है तो हमने पिछले वर्ष से लेकर आज तक मैंने ये चर्चा जगह जगह की कि हर जिले में जाकर के ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका दोहन आज तक नहीं हुआ और उसका दोहन हम करेंगे। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको हम करें, हम पहल करें और शुरुआत करके अपने किसानों को जागरूक करें। जो भी व्यक्ति राह में मिलता गया उनसे पूछते गए, पूछते पूछते आज रघुवीर तोमर जी और कुंदन शास्त्री जी के माध्यम से आज हम आखिरी गांव में पहुंचे। इसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज मैं अकेला नहीं, कृषि विश्वविद्यालय परिवार मेरे साथ है, लाइन डिपार्टमेंट के सभी लोग मेरे साथ हैं और तो और मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। आज लोगों के अंदर ये चाहत होती है कि किसी सुंदर जगह में चलो, किसी ऐसी जगह में चलो जहां फैसिलिटीज हो, अच्छी सहूलियत हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छी नदियां बह रही हो और कई भांत भांत की फैसिलिटीज वहां चाहिए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी और बच्चे ने कहा कि हमको आखिरी गांव देखना चाहते हैं जहां से हिमाचल जुड़ा हुआ है। मित्रों, ये आखिरी गांव नहीं, ये कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य से शीर्ष में स्थित एक ऐसा जिला है जिसको आज से बहुत वर्ष पहले शिर मौर्य के नाम से जाना जाता था और शिर मौर्य का नाम बिगड़ते बिगड़ते सिरमौर बना। ये मौर्य साम्राज्य का शीर्ष है। मैं सोच रहा था ये सिरमौर कैसे बना, सिर का ताज कैसे बना। ये मौर्य साम्राज्य का शीर्ष होने के कारण आज भी सिरमौर कहलाता है। ये सिरमौर ही रहे, सिर का ताज ही रहे और हिमाचल प्रदेश की शान ही रहे। इसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, उसके लिए आज हम आपके बीच में यहाँ पर आए। हमारे मित्र श्री देवराज नेगी जो कि यहाँ प्रधान हैं, जय सिंह तोमर जी, कमला तोमर जी, कुंदन शास्त्री जी, रामभज चौहान जी, अरुण चौहान जी, कुंदन सिंह तोमर जी, मेहर सिंह कुंडेर जी, ओम प्रकाश चौहान जी, प्रताप चौहान। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि इस आखिरी गांव में भी मुझे पुराना मित्र मिला। हमारे प्रताप चौहान जो बीएससी हमने इकट्ठे की और 42 वर्ष बाद आज इस गांव में हम दोबारा इकट्ठे हुए। हमारे सभी किसान बंधु, हमारे सारे अफसरान जो यहाँ पर विराजमान हैं, कृषि विश्वविद्यालय से, हमारे वेटरनरी से, हमारे आत्मा से, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हिंदू से और दूसरे सभी विभागों से जो भी हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के एसोसिएट डायरेक्टर और उनके साथ आए दूसरे सदस्य, हमारे सभी वैज्ञानिकगण, हमारे यहाँ कई बहुत महत्वपूर्ण अर्जुन अत्री जिनको स्टार्टअप मिला अभी हाईटेक हॉर्टिकल्चर में, बहुत खुशी हो रही है। और इनकी उस कमेटी में सिलेक्शन के लिए मैं चेयरमैन था, तभी इनका सिलेक्शन जब हुआ तो मैं इनको देखा वहाँ बोलते हुए। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो इधर अपनी हाट सजाए बैठी हैं,
इन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज आपने ये कष्ट किया यहाँ पहुँचकर। अब सवाल उठता है कि इस क्षेत्र का किस तरह से इन कष्टों का निवारण हो। हमने एक मन में एक प्रण किया कि एक ऐसी कमोडिटी जो इस क्षेत्र में है और दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकती है। अब आप अगर यहाँ सेब लगाना चाहते हैं, आड़ू लगाना चाहते हैं, पलम लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाना चाहते हैं, या यहाँ आलू लगाना चाहते हैं, राजमा लगाना चाहते हैं, माँ लगाना चाहते हैं, बासमती लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाओ, वो सब कुछ यहाँ पर होगा, वो व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए मैं अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं में हैं, उनको आज ही ये आदेश दूंगा कि अपनी एक कमेटी बनाएं और हमारे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल के साथ मिलकर के ऐसी स्कीम यहाँ के लिए तैयार करें और कई बार यहाँ आकर के इस मिट्टी का भी जो है निरीक्षण करें और यहाँ आकर के देखें कि कौन कौन सी ऐसी फसलें ऐसी यहाँ पर हो सकती हैं या कौन सी मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर हो सकते हैं जो कि एक नई राहें जो है गाँव के लिए हो सकती हैं। ये काम आज से शुरू होगा और आप कह सकते हैं कि ये कार्य शुरू हो गया। जब हम आखिरी गांव तक एक अपना पक्का मन बना करके पहुंच सकते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर वो एक भाव है, सत्यता है और हम कर्मठ होकर के ये प्रण ले रहे हैं कि इस गांव का सुधार करके रहेंगे। पानी की व्यवस्था की बात हुई। जब भी मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कभी तराई क्षेत्र में जाता हूं तो वहां पर लोग पूछते हैं, साहब आपकी वहां पर खेती जो है किस तरह से होती है? हमने कहा वर्षा पर आधारित है। हम तो बारिश को देखते हैं, वर्षा की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं कि भगवान हमारा जो है उद्धार करो। कई मेरे मित्रों ने मुझे इंद्र का रूप दिया। मैं इंद्र तो नहीं, हरिंदर हूं, लेकिन इंद्र आपको पता है जल्दी रुष्ट होते हैं, इसलिए हरिंदर हूं। मैं रुष्ट नहीं होता, मगर एक बात से मैं हिमाचलियों से, अपने भाइयों से नाराज हूं। किस वजह से? कि सारा पानी वर्षा का जो है वहां से बह रहा है, हमारे पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी नदियों के माध्यम से दूसरे राज्यों में लेकर जा रहा है। क्या हम इसका दोहन नहीं कर सकते? क्या हम इस पानी को नहीं रोक सकते? इसकी एक आवाज हमें उठानी होगी और मैं चाहूंगा कि हमारे ही कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर जरूर देंगे। एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देंगे जिससे हमारे यहाँ के कृष्ण जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से पानी को रोका जा सकता है। हम आपको अपने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय में भी भेजेंगे जहाँ पर आप जाकर के ये ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरह से पानी का दोहन किया जा सकता है। ये वर्षा का पानी ये आपके लिए अमृत का रूप है। कोई पानी देने आपको या नहीं आएगा, यहाँ खुद आपको जागृत होना होगा, खुद उठना होगा, खुद चेक डैम बनाने होंगे, खुद पौंड बनाने होंगे और ग्रेविटी से वो पानी, पहाड़ों का पानी आप कहीं भी उसका इस्तेमाल करें। माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिससे आप उस पानी का दोहन बड़े अच्छे तरीके से अपनी सब्जी के लिए, अपने बागीचे के लिए, अपनी बागवानी के लिए, अपनी जड़ी बूटियों के लिए, अपने पशुधन के लिए जो है उसके बखूबी कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास जो है हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में हैं। लेकिन फिर भी हम कृषि विज्ञान केंद्र और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे कि हमारे किसान यहाँ पर उसको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखें और यहाँ के कुछ चुनिंदा किसान जो है पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में आकर के उसकी ट्रेनिंग भी लें कि किस तरह से हम चेक डैम जो है बनाएंगे। इसकी व्यवस्था हमारे पास है, बस सिर्फ उसको सिखाने की जरूरत है, सिर्फ उसको राह दिखाने की जरूरत है, वो हम करेंगे। हमारे यहाँ
पशुधन की बात हुई। पशुधन में मैं आज यहाँ पर गांव में जब गया तो वहाँ पर एक घर में बकरियां बंधी थी। बकरियां देख करके मैंने पहली बार ऐसी बकरी देखी जो कि चितकबरी है, उसमें ब्राउन स्पॉट है, भूरे रंग के उसमें स्पॉट है, मैंने पहली बार देखा। हम उस बकरी के ऊपर भी रिसर्च करेंगे कि क्या वो बकरी यहीं की लोकल है या वो मिक्स ब्रीड है। अगर वो वाकई यहाँ की है और इसी धार की है तो उस पर भी हम जो है वो रिसर्च करने वाले हैं और डीन साहब यहाँ पर बैठे हैं, आज से ही उस पर कार्य हम शुरू करेंगे। इन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद। हमारे डॉक्टर मनदीप शर्मा जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी के डीन हैं, उन्होंने कहा एक जिला एक उत्पाद। इन्होंने सत्य कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ये लागू नहीं हो सकता। एक जिला तो सिरमौर जिला कितना बड़ा जिला है, कांगड़ा जिला कितना बड़ा जिला है, मंडी जिला कितना बड़ा जिला है। अगर आप गिनाने लगेंगे कि वहां पर क्या क्या शक्ति किसानों के पास है, किसानों के पास ऐसी कौन सी ताकत है, कितनी ही ताकतें किसानों के पास है। तो इसलिए हम जिला नहीं लेंगे, हम घाटी बोलेंगे, एक घाटी दो उत्पाद, ये उठा करके हम चलेंगे और इस प्रदेश की शक्ल सूरत हम बदल कर रहेंगे। अगर मैं इस जोश के साथ इतनी दूर से उठ करके कृषि विश्वविद्यालय के अपनी 35 लोगों की ब्रिगेड को यहाँ पर लेकर के आया हूँ तो मेरा उसके पीछे एक मकसद है। मेरी रूह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तभी मुझे प्रताप चौहान जैसे दोस्त यहाँ पर 42 वर्षों के बाद मिले। ये भगवान की कृपा है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा है कि उसकी शक्ति से, उसके आदेश से और हिमाचल प्रदेश सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक आदेश है कि जन जन को जागृत करें, जन जन को जगाएं, उसको जगाने में आया। ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है और आप लोगों का प्यार रहेगा तो हमारा ये सुंदर संसार होगा। आप आने वाले वक्त में देखिए इस गांव की शक्ल सूरत हम किस तरह से बदलेंगे, इसको एक नया रूप देंगे। आने वाले वक्त में जहां हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तक ही नहीं, हम इसको राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे। अब बात आती है आपके इस सौंठ की। ये सौंठ मुझे खींचकर, इसकी खुशबू मुझे खींचकर यहां पर लेकर आई है। आपकी जो ये सौंठ है, इसको मैं सफेद सोना कहूंगा। ये आने वाले समय में सफेद सोना के नाम से जाना जाएगा। आप देखते जाइए। आप कहते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलता। मैंने वहां पर देखा गांव के अंदर ढेर लगा हुआ है और इतनी सुंदर उसकी कुंडियां मैंने देखी और उसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद इस सफेद सोने का आपको अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इसको हल करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखते जाइए। आपने आज तक सिर्फ ये अदरक उगाया और उसकी गुंजश करके उसका आपने सौंठ का रूप धारण करवाया, बस। इससे ज्यादा कार्य आप नहीं कर सकते। ये जो तकनीकी कार्य है जो वह विश्वविद्यालय करेगा, उसको आप देखते जाइए। जब तक आप अपनी इस प्रोडक्ट को एक सही रूप नहीं देंगे और लोगों को इसकी गुणवत्ता से अवगत नहीं कराएंगे, लोगों को इसकी क्षमता ताकत के बारे में अवगत नहीं कराएंगे, तब तक इसका उचित भाव मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे उदाहरण कुछ हमारे मित्रों ने यहाँ पर दिए, ऐसे उदाहरण हमने पैदा किए। हमारे पास जैसे लाल चावल की बात इन्होंने कही, वो 50 रुपए किलो बिकने वाला चावल जो 1.5 वर्ष पहले 50 रुपए किलो बिकता था, आज पालमपुर से ही
शाहपुर के क्षेत्र से वो घर से ही एक व्यक्ति 350 रुपए किलो जो है वो बेच रहा है। वही 50 रुपए किलो का चावल पेजा में रोडू में जो है किसान 750 रुपए किलो जो है वो बेच रहे हैं। कैसे? क्योंकि विश्वविद्यालय ने उसके साथ अपनी शक्ति जोड़ी। कृषि विश्वविद्यालय ने उसको उसकी जो गुणवत्ता थी उसको लोगों को बताया कि इसके अंदर जो ये लाल चावल है ये क्या क्या इंसान के लिए कर सकता है। वो शक्ति का दोहन करके दुनिया को दिखाया और राष्ट्रीय धरोहर उसको बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी है, जो कि दिल्ली में स्थित है। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने से कुछ ऐसी चीजों को उजागर करो जो सिर्फ एक क्षेत्र में ही सीमित है और कभी भी वो बाहर जो है उठ करके नहीं आई, उसकी पहचान नहीं की गई। उसकी पहचान हो चुकी है। आने वाले समय में हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र उसमें अग्रणी रहेगा और मैं खुद उसका चेयरमैन हूँ। मैं उस कमेटी के माध्यम से इस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाऊंगा। आप इन गांवों को ना छोड़ें, आप इस गांव को ना छोड़ें। ये मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। ये धरती माँ है, इस धरती माँ की वंदना करें, इसको छोड़े ना। अगर आपके सामने ये कुलपति अगर विदेश इंग्लैंड जापान छोड़ करके भारतवर्ष में वापस आकर के अपनी उस शक्ति को लेकर के आपके आखिरी गांव तक पहुंच सकता है, आप अपने इन गांवों को मत छोड़िए। ये धरती माँ है, आपको इसने जन्म दिया है, आपका इसने लालन पालन किया है, आपको यहाँ तक पहुंचाया है। आप हमारे स्टेट के बॉर्डर एरिया में बैठे हैं, आप इस प्रदेश के संरक्षक है, प्रहरी है, जिनके कारण ये बॉर्डर हमारा बना हुआ है। आप इसका संरक्षण करते रहें। परम पिता परमात्मा आपको शक्ति देगा और आने वाला वक्त आपका सुंदर होगा। इन गांवों को छोड़कर ना जाइए। उस भगवान ने कृषि विश्वविद्यालय को माध्यम बनाया और आज कृषि विश्वविद्यालय का सारी शक्ति आपके प्रांगण में, आपके बच्चों के बीच में, आपके बुजुर्गों के बीच में, बहनों और भाइयों के बीच में हम विराजमान हैं। आप समझ सकते हैं, अगर इस तरह से उठ करके हम आ सकते हैं तो हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मोहर लगेगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी और मीडिया के माध्यम से इसको जो है राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा तो सभी लोग इसकी पहचान करेंगे, इसकी गुणवत्ता को चाहेंगे और आपको कहीं बेचने नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर तक जो है लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसे वो लाल चावल लेने के लिए कोई बेचने चंडीगढ़ नहीं जाता, वो अपने कंप्यूटर के माध्यम से वो व्यक्ति शाहपुर से 350 रुपए किलो जो खड़ी फसल से चावल जो है बेच रहा है। इस तरह से आपका अदरक जो है भगवान किसी ना किसी रूप में हर क्षेत्र को एक शक्ति बख्शता है। आपको अदरक के रूप में ये शक्ति इस भूमि के अंदर है। यहाँ से इस अदरक को मैंने उठाया, पालमपुर में लगाया, लेकिन वो सौंठ वाला गुण वहां पर नजर नहीं आया। इसका मतलब इसका जीआई बनता है, क्योंकि इसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वो ताकत है, वो वातावरण है। अगर यहाँ पर बारिश कम होती है, सर्दियों में बहुत ठंड होती है और यहाँ आपको मुश्किलात है, पैदावार कम होती है, तो भाई दूसरी तरफ परमात्मा ने शक्ति दी, उसकी सौंठ भी तो बना रहा है। वो गुणवत्ता भी तो आपको दी, वो गुण भी तो आपके इसमें अदरक में पैदा किया, जिससे जो है वो सौंठ उत्तम क्वालिटी की पैदा हो रही है। ईश्वर कभी किसी के प्रथम को अपने पास नहीं रखता, आपको किसी न किसी रूप में वो लौटाता। और आपको ये अदरक और सौंठ के रूप में जो ताकत भगवान ने दी है, इस ताकत को मत छोड़े, नहीं तो आने वाले समय में कोई उद्योगपति यहाँ पर आकर के स्थापित होगा और आप देखते रह जाएंगे। ये आपकी धरोहर है, आपकी ताकत है, आपका घर है, आपका द्वार है, आपकी जमीन है, आपकी धरती माँ है। इस माँ की वंदना करो, उन सभी देवी देवताओं का सत्कार करो कि
कि उन्होंने आपको इतनी बड़ी ताकत सौंपी है। अब कृषि विश्वविद्यालय क्योंकि आपके साथ जुड़ चुका है, आप चिंता न करेंगे, सफेद सोना पूरी भारतवर्ष में फैलेगा और राष्ट्रीय धरोहर बनेगा। कई प्रश्न यहाँ से किए गए कि किस तरह से मार्केटिंग होगी, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, हम ये उगाते हैं, हम वो उगाते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। किसान भगवान का रूप है। मैं कई जगह ये उदाहरण दे चुका हूं कि ईश्वर को भगवान का रूप किसान को देने के लिए धरती पर खुद अवतरित होना पड़ा, भगवान बलराम के रूप। वो भगवान बलराम बनकर के, हलधर बनकर के खेतों में उन्होंने हल चलाया, और भगवान कृष्ण के ये बड़े भाई जिन्होंने पूरी कायनात को ये संदेश दिया कि किसान क्या नहीं कर सकता, वो भगवान का दूसरा रूप है। ये धरती आपकी है, इस माँ को संभालिए, अपनी इस पंचायत का रूप बदलिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको अपने फोन नंबर देंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे। आपके फोन पर हमारी टीम यहाँ पर पहुंचेगी। आपके जो लोग, हमारे यहाँ मुखबर लोग जो बैठे हुए हैं, इन मुखबर लोगों के माध्यम से जो सब जानते हैं कि किस तरह से क्या कार्य हो सकता है, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब मैं सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तब मुझे पहली चिट्ठी कुंदन सिंह शास्त्री जी की आई थी और इन्होंने लिखा कि यहाँ सिरमौर में क्या क्या होता है। चौधरी साहब, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप कुछ कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं कुलपति बन गया, तो मैंने कहा आपकी चिट्ठी ने तो मुझे कुलपति बना दिया। अब कुलपति बनकर के मेरे पास जो ताकत हिमाचल सरकार ने सौंपी है, उस ताकत से और हिमाचल सरकार के उस दिशा निर्देश के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के उस आदेशानुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप मेरी ताकत बनिए, आप मेरे साथ चलिए। अपने बच्चों को, जैसे हमारे डीन साहब डॉक्टर वत्स ने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजिए, और आप ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं। आप बताइए कितने लोग हमारे वहां ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम एक लॉट हमेशा आपके यहाँ से रखेंगे। आपकी महिलाएं, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, कोई भी जो पालमपुर आना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करेंगे। आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये सारा इंतजाम हम करेंगे। हम आपका रास्ता बनाएंगे। हम आपके इस सोंठ को सफेद सोना बना करके पूरे राष्ट्र में नहीं, विश्व स्तर पर लेकर जाएंगे, ताकि हमारा नहीं, पूरी मानवता की भलाई हो। आज मैं सभी को, आपको एक तो बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कहा गया कि पहली बार ऐसा कार्य जो है यहाँ पर हुआ। चलिए, पहली बार हुआ, कम से कम हुआ तो है, शुरुआत तो हुई। अब इस शुरुआत के साथ हम पूरी स्पीड के साथ ये काम करेंगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं, और मेरी डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द नहीं। हम मिलकर के, हम जो है सब मिलकर के कार्य करेंगे, और एकजुट होकर के हम इस गांव की, इस कलाथा की, पंचायत की शक्ल सूरत बदलेंगे। आप निश्चिंत रहें। जहां ऐसी ताकत है, ऐसे व्यक्ति हैं। मैंने कितनी ही मीटिंगें की, कितनी ही सैक की मीटिंगें की, कितने ही मेले किए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इस मीटिंग में पूछे गए। इसके लिए आप बधाई के साथ, आपके अंदर वो अग्नि है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो समझ है। आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सिर्फ दिशा चाहिए। वो दिशा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, सबके साथ मिलकर के हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और उनके आशीर्वाद से और परमपिता परमात्मा की शक्ति से हम सब आगे मिलकर के चलेंगे और कलाथा की जय जयकार कराएंगे और इसको सही मायने में सिरमौर बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।